नमस्ते मित्रों। सिडनी से रेखा राजवंशी का आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। और आज काव्यांजलि ऑस्ट्रेलिया में हमारे साथ 10 कवि जुड़े हैं ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न शहरों से। हम उन सबका स्वागत करते हैं। और आज हमारे साथ विशिष्ट अतिथि हैं मेलबर्न के काउंसिल जनरल राजकुमार जी, और आज की कवि गोष्ठी के अध्यक्ष हैं अनिल जोशी जी, जो कि केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष हैं और वैश्विक हिंदी परिवार के संस्थापक हैं। इसके अलावा हमारे साथ जो संस्थाएं जुड़ी हैं, उन संस्थाओं में वैश्विक हिंदी परिवार, हिंदी समाज वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साहित्य संध्या मेलबर्न और हमारी सिडनी की संस्था इंडियन लिटरेरी एंड आर्ट सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया यानी कि इलासा। तो पुनः आप सबका प्रणाम। अक्सर हम सोचते हैं कविता क्या है। सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा था, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। कवियों के लिए कविता एक अलग तरह की चीज है, और हमारे ऑस्ट्रेलिया के कवियों की कविताओं में आपको विविध रस, विविध रंग देखने को मिलेंगे। और इनकी कविताएं सुनने के पहले मैं बहुत ही संक्षेप में हमारे आज के संचालक जो संचालन करने जा रहे हैं, डॉक्टर सुभाष शर्मा का परिचय देना चाहूंगी। डॉक्टर सुभाष शर्मा ने आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की और उनको कविताओं का शौक है, और वो मेलबर्न में साहित्य संध्या नाम से एक संस्था चला रहे हैं। हरिहर झा जी भी उसमें जुड़े हुए हैं और वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज में विभाग अध्यक्ष हैं। तो मैं आप सबको पुनः प्रणाम करते हुए संचालन सुभाष जी को देती हूँ। रेखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद परिचय देने के लिए। और सबसे पहले इस प्रबुद्ध शुद्ध लोगों के बीच में इस मंच पर मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, कवियों का और श्रोताओं का सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, ये सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और देश विदेश से लोग जुड़े हुए हैं, और इस संध्या पर और या इस कवि गोष्ठी पर हमारे डॉक्टर राजकुमार जी जो कि कौंसल जनरल है, उनका सहयोग हमेशा से रहता है। कौंसलेट की तरफ से उनका सहयोग है, और उन्होंने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम ये जो हम कर रहे हैं प्रोग्राम, ये जो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, उसके उपलक्ष्य में जो मनाए जा रहे हैं त्योहार और प्रोग्राम, उनमें की कड़ी में से एक है। और से ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा श्री अनिल जोशी जी का। अनिल जोशी जी ने हिंदी के लिए जितना कार्य कर रहे हैं, शायद उतना मुझे ये तो पता नहीं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि कोरोना काल में जो उन्होंने योगदान दिया और हिंदी को के माध्यम से देश विदेश से हम सब लोगों को जोड़ा है, एक बहुत बड़ा कार्य किया है आपने। यद्यपि मैं उस मंच पर नहीं सक्रिय होता हूं क्योंकि वहां बहुत ही साहित्यकारों की सभा है, लेकिन सुनता देखता जरूर रहता हूं। तो मित्रों, ये मैं समझता हूं कि हम सभी लोग किसी न किसी रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, और हिंदी का प्रचार प्रसार विदेश में रहकर भाई कुछ ही तरीके से हो सकता है, या तो दंड के विधान से जैसे कि टर्की में हुआ था, या लालच के हिसाब से जिस तरह से हम लोग अंग्रेजी के सहारे अपनी रोजी की रोटी के लिए यहाँ पड़े हुए हैं, या मनोरंजन के साधन। और मनोरंजन के साथ में जैसे फिल्मों ने जो योगदान दिया है, कुछ उसी तरह से हम लोग भी यहाँ प्रयास करते हैं कि लोगों का मनोरंजन भी करें, कुछ अपने भारत से अपनी यादों को जोड़े रहें, और कविता के माध्यम से भारत से लोगों से जुड़े रहे, ये हमारा प्रयास रहता है। और इस समय जो आपने रेखा जी ने जो आपको बताया, अनेकों संस्थाओं के सहयोग से ये कार्य संपन्न हो रहा है, और मैं अधिक न बोलते हुए सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप लोग कविता सुने और सुनाएं। और इस अवसर पर सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री राजकुमार जी को, जो हमारे कौंसलाधीश हैं। तो माननीय राजकुमार जी, इस विषय पर कुछ दो शब्द आप कहें ताकि उत्साहवर्धन हो और आप
ऑफ कोर्स चूंकि आपके कॉन्सुलेट की तरफ से भी ये प्रोग्राम है, तो आप भी लोगों का स्वागत करें। धन्यवाद। पर कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, और कोई संदेश आपका होगा तो हम लोगों तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ ही फिर मैं आज के जो विशिष्ट अतिथि हैं और अध्यक्ष कहिए हमारे आज के इस कार्यक्रम के, श्री अनिल जी, अनिल जोशी जी, एक बहुत बड़ा नाम अपने आप में है, और आपने जो हिंदी के लिए जो कार्य कर रहे हैं, चाहे तो आप जब फिजी में थे, लंदन में थे, या आप भारत में रहकर आज जो काम कर रहे हैं, उससे कोई हम लोग अपरिचित नहीं है। अगर हम हिंदी से जुड़े हैं तो आपके नाम से हम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, जानते हैं, और आप हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष हैं। इस अवसर पर मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले आप आशीर्वचन समझकर या हम लोगों को उत्साहवर्धन के लिए 2 शब्द कहें, और फिर मैं चाहूंगा कि अगर आप अंत तक रुके तो आपकी कविता सुनना चाहेंगे, और अगर आपको लगता है कि बीच में आपको भी कहीं जाना पड़ सकता है तो आप कविता से अंत करें अपने वचनों। जी धन्यवाद सुभाष जी, इतने स्नेहपूर्ण आपके वचनों के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ रेखा जी का और सुभाष जी का, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, और अपने बहुत ही पुराने मित्र श्री राजकुमार जी के स्वागत का और अभिनंदन का अवसर प्रदान किया। हम लोग लंदन में थे और एक ही स्थान पर साथ साथ रहते थे। मैं वर्ष 2000 से 2005 तक लंदन में था। उसके बाद मैं 2015 से 2019 तक फिजी में था। राजकुमार जी की भी यात्राएं बहुत लंबी रही हैं। तो एक डायस्पोरा के मैं भी जो पोस्टिंग रही मेरी, एक बार लंदन में, एक बार फिजी में, तो जो गिरमिटिया देश हैं उनको भी देखने का मौका मिला, और जो यूरोप के देश हैं उनको भी उसमें हिंदी की क्या स्थिति है ये भी जानकारी मुझे मिली। मैं यहाँ पर हम सब कविता सुनने के लिए ललायित हैं, तो ज्यादा समय तो नहीं लेना चाहूंगा, परंतु कुछ 1-2 बिंदु मैं कहता हूँ। एक तो ये है कि बहुत ही अच्छी बात है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से काम हो रहा है, और राजकुमार जी का संरक्षण, मार्गदर्शन और सहयोग सब लोगों को मिल रहा है, तो उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में जो इस समय काम हो रहा है, पिछले सप्ताह ही रेखा जी ने महिलाओं का एक कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें केवल महिला कवित्रियां थी, और आज जो कार्यक्रम जिसमें केवल पुरुष कवि जो हैं वो हैं, ये कार्यक्रम 2 या 3 देशों में ही विश्व भर में हो सकता है, जिसमें कि इतने कवि हों कि जिसमें महिलाओं और पुरुषों का अलग अलग कार्यक्रम कर सके। तो अमेरिका में हो सकता है, ब्रिटेन में हो सकता है, और ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस समय ऑस्ट्रेलिया हिंदी के लिए दुनिया भर के जो उभरते हुए सभी जो महत्वपूर्ण देश हैं उसमें शामिल है, और ऐसे ऑस्ट्रेलिया में आप सब लोग जो हैं वो हिंदी के कर्णधार हैं। रेखा जी, सुभाष जी और बाकी सभी लोग संयोजन कर रहे हैं। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है आज के कार्यक्रम में भागीदार होकर, और मैं बड़ी उत्सुकता के साथ सभी कवियों की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान की तरफ से, वैश्विक हिंदी परिवार की तरफ से सभी को शुभकामना देता हूं। पुनः राजकुमार जी का अभिनंदन, और सभी साथियों का भी अभिनंदन जिनकी कविता हम सुनने वाले हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, कुछ 2 लाइनें सुनाना चाहेंगे, सुना दें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं अभी कविता पूरी, अभी जब मेरा समय आएगा बाद में मैं कविता, जी मैं कविता पढ़ूंगा। आप कवि सम्मेलन प्रारंभ करें। जी, तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों महानुभावों का, अनिल जी का और राजकुमार जी का, कि आप अपना अमूल्य समय निकालकर हम लोगों को उत्साहवर्धन के लिए आज इस प्रोग्राम में आए हुए हैं। तो मैं कविता पाठ शुरू करने से पहले बता दूं कि समय का अभाव, जैसे आप सब लोग जानते हैं, कि हमेशा रहता है, और ये कहना कि भाई कम समय लेना, मेरा ख्याल हम यहाँ सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सभी अच्छे अच्छे पदों पर रह चुके हैं लोग, सब जानते हैं कि समय की क्या सीमा होती है, और समय सीमा को ध्यान में रखते हुए ये कि अगर आप ज्यादा समय लेते तो जाहिर सी बात है किसी दूसरे को आप कम ना आंकें, क्योंकि उसको भी मौका दें। तो इसलिए, और एक
और भी निवेदन है कि जब आप बोलते लगे कि आपकी कविता लंबी हो गई है तो या तो परिचय कम कर दें या फिर आप उस पे एक स्टैंजा कम कर दें। तो ये हमें किसी ने बताई है विधि, तो मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब देखेंगे लंबी हो गई कविता तो एक भाग जो है दूसरा भाग कहीं सुना दिया, दूसरा भाग तीसरी जगह सुना दिया, इस तरह से करके कविता सुना सकते हैं। तो इसके साथ ही सबसे पहले मैं जिन कवि को आमंत्रित करने जा रहा हूँ वो है श्री डॉक्टर कौशल किशोर जी। डॉक्टर कौशल किशोर जी मेलबर्न के रहने वाले हैं और आप भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं। हिंदी में आपकी बहुत रुचि है और रुचि ही नहीं कि आप कविता के माध्यम से चाहे विज्ञान हो, चाहे देश हो, चाहे पर्यावरण हो, आप हर चीज से जोड़कर लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि लोग हिंदी के माध्यम से ये संदेश कैसे पाएं और जुड़े। मैं ज्यादा भूमिका न बनाते हुए अब कौशल जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना कविता पाठ करें। धन्यवाद सुभाष जी मेरा परिचय देने के लिए। क्योंकि समय कम है इसलिए मैं सीधे अपनी कविता पर आता हूँ। मेरी कविता है जो कि आजकल के वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन के ऊपर है। ग्लोबलाइजेशन ने हमारे जिंदगी को बदल दिया है, हमारे संस्कारों को भी वो बदलने की कोशिश कर रहा है। उसी के ऊपर ये कविता है और इसमें एक संदेश भी है जो मैं सीधे कविता पर आता हूँ। कविता की एक कविता मेरी एक किताब है कविता सागर, उसी से मैं किताब को कविता पढ़ रहा हूँ। कविता का शीर्षक है वैश्विक भगवान की खोज, सर्च ऑफ ग्लोबल गॉड। दुनिया के इस वैश्वीकरण में गाऊं किसका गान, प्रभु प्रार्थना भी है अनुदित, कैसे करूं मैं ध्यान। भाषाओं का अद्भुत मिश्रण, कैसे लूं संज्ञान, माफ करो प्रभु, कर पाऊंगा केवल तुम्हें प्रणाम। खान पान और रहन सहन में पश्चिम का हुआ प्रवेश, खान पान और रहन सहन में पश्चिम का हुआ प्रवेश, कैसे रखूं सुरक्षित अपनी संस्कृति का लौकिक निर्देश। पुस्तक को दीमक चाट गए, संस्कृत का नहीं ज्ञान, अंग्रेजी का दामन पकड़ा जाने सकल जहान। श्लोकों का अर्थ समझना है दुष्कर संग्राम, श्लोकों का अर्थ समझना है दुष्कर संग्राम। पंडित की वाणी भी लगती दिनचर्या का एक काम। टेलीविजन के पर्दे पर प्रभु तो बन गया एक शिकारा, धन अर्जन के निमित्त तुम्हारा होता है बंटवारा। महाभारत और रामायण आप देखते ही हैं कैसे लोगों ने भगवान को एक नायक बना दिया है। तो टेलीविजन के पर्दे पर प्रभु तुम बन गए एक सितारा, धन अर्जन के निमित्त तुम्हारा होता है बंटवारा। जगह नहीं है रखने की कमल नयन की मूर्ति। आजकल जो फ्लैट्स में ऊंचे ऊंचे फ्लैट्स में हम लोग रह रहे हैं उसी का एक चित्रण है। जगह नहीं है रखने की कमल नयन की मूर्ति, बहुमंजिल एक संकीर्ण फ्लैट में कैसे हो इच्छा की पूर्ति। स्मार्टफोन में रख ली है मैंने उनकी सुंदर तस्वीर, स्मार्टफोन में रख ली है मैंने उनकी सुंदर तस्वीर। और यदा कदा सुन लेता हूँ उन पर अर्पित संगीत, यदा कदा सुन लेता हूँ उन पर अर्पित संगीत। बचपन बीता दिल्ली में, बचपन बीता दिल्ली में, अध्ययन किया लंदन में, शादी हो गई बीजिंग में और रहता हूँ सिडनी में। यह वैश्वीकरण की एक झलक है। बचपन बीता दिल्ली में, अध्ययन किया लंदन में, शादी हो गई बीजिंग में और रहता हूँ सिडनी में। हिंदी इंग्लिश मंदारिन का भंवर जाल है आंगन में, हिंदी इंग्लिश और मंदारिन का भंवर जाल है आंगन में। बच्चा मेरा उलझ गया है उन्हीं के धागों में। कैसे तुम्हें पुकारूं भगवान भाषा के इस चक्कर में, कैसे तुम्हें पुकारूं भगवान भाषा के इस चक्कर में। स्वीकार करोगे मेरा अर्पण पता नहीं किस भाषा में। पत्नी को कैसे समझाऊं अपने मन की उलझन, पत्नी को कैसे समझाऊं अपने मन की उलझन। अभी समझना बाकी है उसके दिल की धड़कन। दो संस्कृतियों के लोगों के शादी ब्याह के ऊपर यह है। पत्नी को कैसे समझाऊं अपने मन की उलझन, अभी समझना बाकी है उसके दिल की धड़कन। अंतिम दो वाक्य हैं। विश्व नागरिक बनकर मैंने जीत लिया सारा संसार। वी हैव बिकम ग्लोबल, कहीं से आए कहीं पढ़े कहीं शादी किया कहीं रह रहे हैं। यही ग्लोबलाइजेशन का रूप है, विश्व नागरिकता का रूप है। विश्व नागरिक बनकर मैंने जीत लिया संसार सारा संसार। वैश्विक रूप दिखाकर भगवान कर तो एक अंतिम उपकार,
वैश्विक रूप दिखाकर भगवान कर दो एक अंतिम उपकार। What type of global God should be? I don't know. Please do a favor and show me your global perspective. Thank you. धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल जी। यदा कदा सुन लेता हूँ संगीत, और आपने एक ही कविता में कितने आयाम, कितने चीजों को जोड़ा है। एक जीवन की यात्रा जैसे आपने समेट कर रख दी हो, और बहुत आपने कई एक पुस्तकें भी लिखी हैं, और आप हिंदी का जो है बहुत सी भाषाओं की जो कविता का रूप होता है, उसके लिए भी आप एक जो है कवि सम्मेलन आयोजित करते हैं जिसमें विभिन्न भाषाओं के लोग जो अपनी कविताएं सुनाते हैं। तो कौशल जी, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार आप लोग जोरदार तालियां बजाकर नहीं तो दिखाकर उनका स्वागत करें। आप सब लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कौशल जी, मुझे पता है कि आप दूर बैठे हुए हैं, जितनी देर तक बैठे उतनी देर तक अच्छा लगेगा। हमने इनको लिखा था कि हम बाहर आए हुए हैं, हमने कमरे के होटल कमरे से बैठ कर हम जूम पर बैठे हुए हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और अब मैं जिन कवि को बुलाने जा रहा हूँ, कुशल कुशलेंद्र जी को मैं बुला रहा हूँ। कुशल कुशलेंद्र जी पर्थ के रहने वाले हैं, और आप हिंदी समाज से जुड़े हुए हैं, संस्था है जो वहाँ की, और आप बदायूं जिले में शकील बदायूनी के, मेरा ख्याल वहीं के पैदा हुए थे, और आप जो है पेशे से इंजीनियर हैं। दादी की बात सुन के तो 10 मिनट बात कर ले, फिर आपको बुला लेंगे प्लीज। आप जरा दादू को 3 दिन के बाद बुलाया, संडे है, बर्थडे है। सुभाष जी अनम्यूट कर ले। तो मैं कुशल कुशलेंद्र जी को आमंत्रित करने जा रहा हूं। कुशल कुशलेंद्र जी पर्थ के रहने वाले हैं, हिंदी समाज से जुड़े हुए हैं, जो आज की जो कार्यक्रम के सहयोगी भी है, संस्था भी है, और उसके साथ आप HBTI कानपुर के छात्र रहे हैं, वहां से इंजीनियरिंग पास की है। आप कहते हैं कि जैसे कि न्यूटन की गति, आपने जैसे लिखा है कि पढ़ने का शौक बचपन से रहा, सो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार लिखने का प्रयास भी करते हैं आप। तो ये एक अनोखापन है, और आप समय समय पर पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहते हैं। उनकी एक, हमें उन्हीं की कविता की कुछ पंक्तियां जो हैं वो इस पे सुनाऊंगा, उनको समर्पित करता हूं। हिम्मत तो है कि झांक लूं सूरज की आंख में, हिम्मत तो है कि झांक लूं सूरज की आंख में, पर क्या करूं बादलों को नरमी से पिघल जाता हूं, पर क्या करूं कि बादलों की नरमी से पिघल जाता हूं। तो ऐसे कवि और ऐसे कल्पनाकार की कविता हम आपके सामने पेश करते हैं, कुशल कुशलेंद्र जी के मुखारबिंद से। कुशल जी, आप प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। माननीय अनिल जोशी जी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और बहुत धन्यवाद रेखा जी को इस आयोजन के लिए, और आप सभी सुधीजनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि सुभाष जी ने कहा कि हिंदी समाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, क्षमा चाहूंगा रेखा जी, आपकी चेतावनी के बावजूद दुस्साहस कर रहा हूँ, 30 सेकंड लूंगा भूमिका के लिए। कि हिंदी समाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की रजत जयंती वर्ष है ये, और इस रजत जयंती वर्ष में हम एक काव्य संग्रह केवल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कवियों और शायरों की रचनाओं का संकलन लेकर प्रकाशित कर रहे हैं। इसमें हरिहर झा जी ने उसकी भूमिका लिखी है, और उसी संग्रह से अपनी 2 छोटी कविताएं मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। इससे पहले कि मैं कविता पाठ करूं, जैसा अनिल जोशी जी ने भी कहा कि केवल ऑस्ट्रेलिया जो है 3 देशों में से एक है जहां आप महिलाओं पुरुषों का अलग अलग कवि सम्मेलन कर सकते हैं। तो इस बारे में मैं रेखा जी से एक शिकायत करना चाहूंगा कि रेखा जी कविता तो जोड़ने का काम करती है, कृपया अलग अलग ना करें। कवि और कवित्रियों को जोड़कर एक कवि सम्मेलन कराएं तो बहुत अच्छा लगेगा, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे। तो कविताएं, जैसा कौशल जी, आई थिंक सुभाष जी ने कौशल और कुशल का ज्यादा आगे मेलजोल ना हो इसलिए उनको दोनों को पहले ही निपटा दिया। तो कौशल जी की कविता से ही उसी को आगे बढ़ाते हुए, उसी विचारधारा को जोड़ते हुए एक मेरी कविता है कि मैं इस आप सभी के सहयोग और इस क्षण को समर्पित कर रहा हूँ। ये कविता जिसका नाम है क्षण। कि क्षण में सब है बदल जाता, क्षण में सब कुछ थम जाता, क्षण में सूरज उग जाता, क्षण में चंदा घर जाता, क्षण में कलियां खिल जाती, क्षण में बाग उजड़ जाता,
क्षण में सावन आ जाता, क्षण में पतझड़ घिर जाता, क्षण में स्मृति बीते दिन की, क्षण में भविष्य बदल जाता। सबसे अनमोल है यही क्षण जो समझो तो बीत नहीं पाता। सबसे अनमोल है यही क्षण जो समझो तो बीत नहीं पाता। कितने क्षण बीते हैं और कितने क्षण बीते हैं और कितने नए क्षण आएंगे, जीवन की इस गाथा को ये क्षण ही तो बतलाएंगे। कितने क्षण बीते हैं और कितने नए क्षण आएंगे, जीवन की इस गाथा को ये क्षण ही तो बतलाएंगे। क्षण भंगुर है ये जीवन फिर भी जीवन से प्यार करो। क्षण भंगुर है ये जीवन फिर भी जीवन से प्यार करो। है सिद्ध समायोजित प्रभु इच्छा, इसमें ही जीवन निस्तार करो। है चक्र अनोखा नियति का, है चक्र अनोखा नियति का, दुर्लभ है जन्म मानव का। मानवता का ध्यान करो, इसमें ही जीवन निस्तार करो। हर क्षण के हर पल में बस प्रभु का ही ध्यान करो। है हो आत्म मिलन सहज चिरंतन, ऐसा जीवन प्रयास करो, ऐसा जीवन प्रयास करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी सुभाष जी, कविता आप है। म्यूट। कौशलेंद्र जी, बहुत अच्छी कविता है, आपको बहुत शुभकामनाएं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और छोटी सी कविता है जी। 1.5 मिनट का समय लगेगा तो थोड़ा सा। कोई बात नहीं आप जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। इस कविता का शीर्षक है मौन की गूंज, और ये कविता मौन से उपजी है। शायद उस मौन की गूंज इस कविता के माध्यम से मैं आप सब तक पहुंचा पाऊंगा। कि मौन की गूंज अंतस में सुनाई देती है, मौन की गूंज अंतस में सुनाई देती है, प्रभु की तस्वीर अंतर में दिखाई देती है। मन से गर हटा सके सारे आवरण, मन से गर हटा सके सारे आवरण, तो सारी दुनिया खुद में दिखाई देती है। और सबकी सुन चुके तो जरा शांत बैठो, सबकी सुन चुके तो जरा शांत बैठो, ध्यान में उसकी आवाज सुनाई देती है। और जहां न मंदिर हो न मस्जिद, बस हो पूजा तेरी। जहां न मंदिर हो न मस्जिद, बस हो पूजा तेरी, वो जगह मुझे कोई तीरथ दिखाई देती है। और जहां न हो कोई झगड़ा, बस दिलों में हो सुकून। जहां न हो कोई झगड़ा, जहां बस दिलों में हो सुकून, वो दुनिया वो बस्ती मुझे अपनी दिखाई देती है। और किसी की रूह और जख्मों पर हो सके तो रख मरहम, किसी की रूह और जख्मों पर हो सके तो रख मरहम। किसे पकड़ो किसे छोड़ो, हर शक्ल अपनी दिखाई देती है। किसी के दर्द का परचम, किसी की आंख का आंसू, किसी के दर्द का परचम, किसी की आंख का आंसू, ढले मुस्कान में तो तेरी रहमत दिखाई देती है, तेरी रहमत दिखाई क्या देती है। बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बात है। न का झगड़ा हो न लड़ाई हो, वो दुनिया मुझे अपनी दिखाई देती है। क्या बात कही आपने, बहुत सुंदर। और पहले वाली भी कविता आपने क्षण क्षण, एक एक क्षण का जो महत्ता बताई, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद कुशल जी आपका। और आपने बहुत ही बढ़िया कविता सुनाई। और अब मैं जिन कवि को आमंत्रित करने जा रहा हूँ, जाने माने कवि हैं सिडनी के विजय कुमार जी, विजय कुमार सिंह जी। आप, मेरा ख्याल है कि अगर किसी ने कविता और ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया तो शायद सबसे पहले आपका नाम लोगों की जुबान पे आता है। आज मेरा ख्याल है अब जो है, कभी आप गुनगुनाते भी हैं, कभी सुनाते भी, धुन के साथ भी सुनाते हैं, तो और आनंद आने लगा है। आप जो बुलंदशहर के रहने वाले हैं इंडिया में, और सिडनी में रहते हैं आजकल, और आप बुलंदशहर में अधिवक्ता भी रहे हैं। आपने एक नॉवल भी लिखा है, और उसके अलावा आप कई पुस्तकों का भी प्रकाशन कर चुके हैं, संपादित कर चुके हैं, प्रकाशन कर चुके हैं। तो आपकी कविताओं में जो गूढ़ कविता का रस होता है, वो जो देखने को मिलता है, वो आज आप सरस वाणी में अपने कानों तक देखिए आप पहुंचेगा आपके। और मैं विजय कुमार जी का चाहूंगा कि आप लोग तालियों के साथ स्वागत करें, और वो अपने मंत्रमुग्ध होकर हमको कविता सुनाएं। विजय कुमार जी। आप सबको बड़ा प्रणाम। और शर्मा जी इतनी तारीफ कर दी है कि मुझे घबराहट होने लगी है गीत एक गीत आपके सामने रखता हूँ।
प्रात में अभी देर है, प्रात में अभी देर है, हो रहा है क्यों विकल, रात में अभी देर है, हो रहा है क्यों विकल, धीर धर मन धीर धर, धीर धर मन धीर धर, चेतना में बस रहे जो सलोने स्वप्न है, चेतना में बस रहे जो सलोने स्वप्न है पलक पुल का इसी जिनमें तू अभिमग्न है, धुल रहेंगे सब के सब क्यों बहाता अश्रुजल, धीर धर मन धीर धर, धीर धर मन धीर धर, तू अकेला तो नहीं, नभ के तारे साथ हैं, टिमटिमाते हैं सभी, मुस्कुराते आप हैं, कर रहे मनुहार सब, कर रहे मनुहार सब, मुस्कुरा दे पल दो पल, धीर धर मन धीर धर, धीर धर मन धीर धर, कह रही है यह निशा मौन का यह गान सुन, लय से लय मिल जाए तो फिर इसे अविराम सुन, हो तरंगित मौन में, हो तरंगित मौन में, मौन में ही आज पल, धीर धर मन धीर धर, धीर धर मन धीर धर, यह समीरण भी तेरे पास आकर कह रहा, छू मुझे कुछ बात कर, मैं अकेला बह रहा, क्या कहूँ जाना कहाँ है, कहाँ भी मेरा घर, धीर धर मन धीर धर, धीर धर मन धीर धर। भाई वाह, बहुत सुंदर, धीर धर मन धीर धर, क्या बहुत सुंदर। विजय कुमार सिंह जी ने बहुत सुंदर गीत पढ़ा है, धीर धर मन धीर धर, साथ साथ गाने गुनगुनाने का मन हुआ उनके। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलायमान मन जो है उसको किस तरीके से धीर रखना है, धैर्य धर, तो ये धीर धर धर, धीर धर मन धीर धर, बहुत सुंदर आपने कविता, जितने अच्छे कविता के भाव उससे भी अच्छे स्वर में आपने कविता सुनाकर बहुत ही आनंदित किया। विजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और श्रोताओं से मैं कहूंगा एक बार फिर ताली दिखाकर और बजाकर उनका धन्यवाद दें। और इसके बाद मैं जिन कवि को बुलाने जा रहा हूं, हमारे मेलबर्न के जाने माने कवि श्री हरिहर झा जी को बुलाने जा रहा हूं। हरिहर झा जी कोई ऑस्ट्रेलिया का जाना माना नाम है, कविता का नाम आता है तो जैसे विजय जी का नाम आता है, हमारे झा जी का भी नाम आता है, तो और हम मेलबर्न के हैं, तो मेलबर्न के हमारे कवियों में कवियों के सरताज हैं। और आप जब कविता का कोई भी विषय हो उसको इतना बखूबी उसके अंतःकरण में पहुंच जाते हैं, जिसे कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कल्पनाओं की जब बात आती है तो कल्पना के घेरे में जो है झा जी का कोई जवाब नहीं, वो वहां पहुंच जाते हैं जहां हम आम आदमी सोच भी नहीं सकता है। तो मैं झा जी ने अनेकों पुस्तकें लिखी हैं, अनेकों संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और मैं चूंकि समय का अभाव देखते हुए मैं
पढ़ना तो उचित नहीं समझता, मैं समझता हूँ वो अपने आप में ही अपना परिचय है। जब कविता सुनाएंगे तो उनको भावों से आप ओतप्रोत हो जाएंगे और आप समझेंगे कि वो किन गहराइयों की बात करते हैं कविता में अपनी। तो झा जी, मेरा अनुरोध है कि आप अपनी कविता प्रस्तुत करें और श्रोता आप उनका जो स्वागत करें तालियों के साथ। झा जी। झा जी, आपने को अनम्यूट। धन्यवाद। हाँ, अब अनम्यूट हो गया। धन्यवाद सुभाष जी परिचय के लिए। आपने बहुत ही बड़े शब्दों में दिया है परिचय। मैं छोटी सी एक कविता सुनाता हूँ, फिर बाद में समय मिला तो अलग बात है। तो मेरी कविता का शीर्षक है दंश का व्यवहार। दंश का व्यवहार। मेरी आवाज बराबर सुनाई दे रही है? बिल्कुल सुनाई दे रही है, बिल्कुल आप सुनाते रहे। अच्छी बात है। हाँ, डराती है खुली पलकें, नींद पाने हो रहा मनुहार। ये पाखंडी समाज का एक यथार्थ है और इसमें पाखंडी समाज के बारे में ही बताया गया है कि डराती है खुली पलकें, नींद पाने हो रहा मनुहार। झूलते बसंत हिचके में कि जिनको डस गया कोहरा, ये बिंब है। झूलते बसंत हिचके में कि जिनको डस गया कोहरा, घर जलाकर दीप को शातिर खिलाड़ी बनाते मोहरा। झूलते बसंत हिचके में कि जिनको डस गया कोहरा, घर जलाकर दीप को शातिर खिलाड़ी बनाते मोहरा। जलाकर हर पंखुड़ी वे कह रहे हैं होली का त्योहार। जलाकर हर पंखुड़ी वे कह रहे हैं होली का त्योहार। डराती है खुली पलकें, नींद पाने हो रहा मनुहार। रिश्तों में पकती खीर चुप, रिश्तों में पकती खीर चुप, मदिरा की भट्टी दे रही गुड़ की। आज मदिरा के सामने खीर भी चुप है। रिश्तों में पकती खीर चुप, मदिरा की भट्टी दे रही गुड़ की। साकी को ढांपते रेशे उड़े, लिबासों की धज्जियां ठिठकी। नोचते हैं गिद्ध घायल जंतुओं से प्यार का इजहार। नोचते हैं गिद्ध घायल जंतुओं से प्यार का इजहार। डराती है खुली पलकें, नींद पाने हो रहा मनुहार। दहकते सूरज को, दहकती धरती को सूरज थपकियां दे बहुत ही खलता। दहकती धरती को सूरज थपकियां दे बहुत ही खलता। बवंडर एहसान में कुछ झोपड़ों को चूम कर चलता। दहकती धरती को सूरज थपकियां दे बहुत ही खलता। बवंडर एहसान में कुछ झोपड़ों को चूम कर चलता। दहकती सांसें चली छूकर त्वचा से दंश का व्यवहार। त्वचा यानी चमड़ी। दहकती सांसें चली छूकर त्वचा से दंश का व्यवहार। डराती है खुली पलकें, नींद पाने हो रहा मनुहार। धन्यवाद। तुम ज्यादा समय न लेते हुए। बहुत खूब। तो आप लोगों ने, मेरा ख्याल है परिचय तो आप जरूर कह रहे होंगे कि मैंने बहुत बड़ा नहीं दिया। आप लोग सब लोग मेरे से सहमत होंगे कि मैंने जो बात कही वो कितनी सत्य और तथ्यपूर्ण थी। झा जी ने उसको साबित किया। झा जी, आपकी कविता बहुत ही उत्साहन देने वाली होती है और वाकई हम लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी कविता के लिए। एक बार फिर तालियां सब लोग। और अब मैं अवधेश जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। अवधेश जी जो हैं भी आप इंजीनियर हैं और यहाँ देखें इंजीनियरों के काफी भरमार है और आप पेशे से सिविल इंजीनियर हैं। 1977 में ऑस्ट्रेलिया आए थे आप और आपकी रुचि में पढ़ने लिखने और कविता करने में बहुत है। और आप भी बड़ी गूढ़ कविताएं लिखते हैं, गूढ़ विषयों पर लिखते हैं। आप कैनबरा में रहते हैं और पेशे से वैसे सिविल इंजीनियर। वैसे यहाँ मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में कवियों में इंजीनियरों की संख्या काफी, इंजीनियर और साइंटिस्ट है, तो इसलिए काफी
मेजॉरिटी में है लोग। और मैं अवधेश जी का कविता का परिचय जो है अवधेश जी की ही कविता के 2 पंक्तियों से देता हूँ। मुद्दतों बाद अब भी कभी गुजरे मोड़ पर चले जाते हैं ख्याल, मुद्दतों बाद अब भी कभी गुजरे मोड़ पर चले जाते हैं ख्याल, मेरे दिल में दबी जरूर कोई नामुमकिन सी शादी हसरत है। तो ये आपके ख्याल हैं और ये आपकी सोच है। इस सोच के साथ ही मैं आपको आमंत्रित करता हूँ इस मंच पर, आप अपनी कविता से हम लोगों का मन को जीते अवधेश जी पे। और आप बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी और सभी हमारे नमस्कार। समय की सीमा देखते हुए मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं स्ट्रेट अवे अपनी कविता पे आता हूँ। कविता ये अवधेश जी जरा थोड़ा माइक को पास में कर ले तो जी जी अभी ठीक है जी 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 जी। ये कविता का शीर्षक है समग्र सोच, होलिस्टिक थिंकिंग। कविता कुछ यूं है। अक्षरों में शब्दों को, वाक्यों में पदों को, ऊंचाइयों में कदों को, पाबंदियों में हदों को देखने के लिए समग्र सोच चाहिए। अक्षरों में शब्दों को, वाक्यों में पदों को, ऊंचाइयों में हदों को, ऊंचाइयों में कदों को, पाबंदियों में हदों को देखने के लिए समग्र सोच चाहिए। पेड़ों में वन को, अंगों में तन को, विचारों में मन को, चांद तारों में गगन को देखने के लिए समग्र सोच चाहिए। चिंताओं में भय को, शंकाओं में संशय को, 7 सुरों में लय को, पल प्रहरों में समय को देखने के लिए समग्र सोच चाहिए। रेखाओं में आकृति को, रीति रिवाजों में संस्कृति को, सब जड़ चेतन में प्रकृति को, सतत परिवर्तन में प्रवृत्ति को देखने के लिए समग्र सोच चाहिए। पायदानों में सीढ़ियों को, बुजुर्ग जवानों में पीढ़ियों को, सब भेदभाव के कदरदानों में मौजूद एक सी रूढ़ियों को देखने के लिए समग्र सोच चाहिए। जन जन में एक मानव वंश को, कण कण में कुदरत के अंश को, क्रोध मोह लोभ में आत्मदंश को, अतिशय भोग में धरा विध्वंस को देखने के लिए समग्र सोच चाहिए। तारों से परे अंतरिक्ष की ऊंचाई को, संपूर्ण ब्रह्मांड की गहराई को, समय की महती यात्रा अगुवाई को, विस्तार से ऊपर की पूर्ण इकाई को देखने के लिए समग्र सोच चाहिए। तो ये तो एक दर्शन के बारे में एक छोटी सी कविता थी। अब एक जीवन के बारे में एक छोटी सी कविता कहना चाहूंगा, अगर आपका आदेश हो तो। अवधेश जी बहुत सुंदर आपने कविता की इंजीनियरिंग सुनाई है, तो पूरा जीवन दर्शन सुनाया आपने, बढ़िया। हमारी शुभकामनाएं बहुत बहुत। जी जी मैं एक सुनाता हूँ कविता को। लगता खो गया, चाहिए रहा। इस कविता का शीर्षक है, शायद हम लोग इसको बोलते हैं मिडिल एज क्राइसिस, उसके बारे में सबको पता होगा, शायद उसी से मिलते जुलते शब्द पे कहा है। इसका शीर्षक है आईना हमसे उम्र का हिसाब मांगता है। रहा नहीं जो वक्त एक लम्हा कभी काबू में हमारे, रहा नहीं जो वक्त एक लम्हा कभी काबू में हमारे, आईना हमसे उस उम्र का हिसाब मांगता है। हम औरों की तरह मुकम्मल क्यों नहीं, हम औरों की तरह मुकम्मल क्यों नहीं, है यह एक सवाल। हर रिश्ता मगर इससे हम हमारा जवाब मांगता है। फूल खूबसूरत भी चाहिए और खुशबूदार भी सबको, फूल खूबसूरत भी चाहिए और खुशबूदार भी सबको, फिर कैसे कोई हमसे बिना कांटों वाला गुलाब मांगता है। हमारी खासियत नहीं, अपनी तरह से सब देखना चाहते हैं हमको, इसलिए मौके के मुताबिक हर बार चेहरा एक नया नकाब मांगता है। नामुमकिन सी शर्त रख देते हैं क्यों हमें प्यार करने वाले, नामुमकिन सी शर्त क्यों रख देते हैं हमें प्यार करने वाले, कोई हमसे चांद तो कोई आफताब मांगता है। जिसको इंसानी जज्बों की कोई कदर नहीं, जिसको इंसानी जज्बों की कोई कदर नहीं, वो शहर हमसे तहजीब का हिसाब मांगता है। हमारी सुनी आंखें काफी नहीं दर्द साबित करने के लिए,
हमारी सुनी आंखें काफी नहीं दर्द साबित करने के लिए। बेहिस जमाना हमसे अश्कों का सैलाब मांगता है। जालिम ख्यालों का हुजूम कभी अगवा कर लेता है रात को नींद को। जालिम ख्यालों का हुजूम कभी अगवा कर लेता है नींद को। फिर फिरौती में तब हमसे रातों को शराब मांगता है। अब ये आखिरी कहा है, हम क्या करेंगे ऐसी दौलत लेकर ए खुदा, हम क्या करेंगे ऐसी दौलत लेकर ए खुदा, कीमत में जिसकी कोई हमारा ख्वाब मांगता है। रहा वक्त नहीं जो एक लम्हा काबू में हमारे, आईना हमसे उस उम्र का हिसाब मांगता है। क्या बात है, क्या बात है। आईना हमसे हिसाब मांगता है। बहुत खूब, क्या कल्पना है और क्या गहराइयों तक आप हम सब लोगों को ले गए। बहुत बहुत अवधेश जी आप ऐसे ही लिखते रहिए और कवियों को, श्रोताओं को जो मंत्र मुग्ध करते रहिए। आपसे यही प्रार्थना रही कि आप जुड़ते रहिए और लोगों से भी, और शहरों में भी जब होते हैं हमारे कवि गोष्ठी, तो आप उनसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपने कविता पाठ किया। और मित्रों, अब मैं एडलेड से जिन कवि को आमंत्रित करने जा रहा हूँ वो है प्रोफेसर डॉक्टर राय कूकनर। राय कूकनर जी हिसार हरियाणा में के रहने वाले हैं, वहाँ पढ़े हैं, आजकल एडलेड में हैं। CSIRO में आप वैज्ञानिक हैं, पर्यावरण से आपका बहुत ही गहरा संबंध है। तो जितना आपका यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय में अपने विषय से संबंध है, लगाव है, उससे ज्यादा आपका अपने गांव से लगाव है। और आपकी कविताएं अगर आप पढ़ें तो इतने ओत-प्रोत हो जाएंगे कि ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने आपको फिर ले जाके गांव में ही पलट दिया जाके। तो ये एक और ऐसी गहरी बात कहने वाले अगर कवि हैं हमारे साथ में कोई, तो वो है राय कूकना जी। और मैं राय कूकना जी वैज्ञानिक होने के साथ साथ जो है कविता लिखते हैं, ये और ऐसी गहरी कविता लिखते हैं विषयों पर, उसके लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूं। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग ताली बजाकर उनका जो है स्वागत करें। डॉक्टर राय कूकना जी, प्लीज। सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम। कविता का विद्यार्थी हूँ, आजकल कविता की पाठशाला में डॉक्टर जगदीश व्योम जी से उनसे सीख रहा हूँ। असल में कह नहीं सकता कि मैं जो लिखता हूँ वो कविता है या नहीं, लेकिन गांव से जो मेरा नाता वो बिल्कुल स्पष्ट है। और सुभाष जी ने बिल्कुल सही कहा, अक्सर जो कविताएं की अनुभूतियां उसी अपने परिवेश से, अपने अतीत से जुड़ी हैं। तो प्रवासी भारतीय जब भी कोई कविता करते हैं अक्सर अतीत की ललक नजर आती है उसमें, गृह विरह का पुट तो रहता है। अक्सर कोई भी मेरे ख्याल में कवि सम्मेलन संपूर्ण नहीं होता जब तक उसमें नॉस्टैल्जिया नहीं झलक जाए। तो आज मैं अपने गांव में आपको ले चलता हूँ। और ये मैं हरियाणा राजस्थान की बॉर्डर हिसार जिले में, वहां से उसके परिवेश की झलक शायद आपको नजर आए। तो मेरी कविता का शीर्षक है याद तो अक्सर आते हैं। तो इसमें आपको गांव की, वहां की संस्कृति की शायद झलक नजर आए। तो खुशियों के अवसादों के, मस्ती के उन्मादों के वो बिसरे पल अब भी इर्द गिर्द मंडराते हैं, याद तो अक्सर आते हैं। खुशियों के अवसादों के, मस्ती के उन्मादों के वो बिसरे पल अब भी इर्द गिर्द मंडराते हैं, याद तो अक्सर आते हैं। भजन कीर्तन रथ जगा जाप, फगुआ गीत ढोलक की थाप, भजनी गाते नल दमयंती, भरतहरि हरिचंद सत्यवंती, भोपी फड़ जब ऊंचे गाती। ये राजस्थान की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। भोपा और भोपी जब वो फड़, बाबूजी की फड़ पढ़ते हैं तो उनका एक विशेष वातावरण पैदा करते हैं। तो भोपी फड़ जब ऊंचे गाती, रावण हत्ते सुर मदमाती। रावण हत्ता जो राजस्थान का वाद्य है। भोपी फड़ जब ऊंचे गाती, रावण हत्ते सुर मदमाती, ब्याह बधाई गांव के गीत अब भी पुलक भर जाते हैं, याद तो अक्सर आते हैं। क्या बात है। कुएं पर घिरनी का शोर, ब्रह्म जोहड़ पर बोलते मोर, तालों में टिटहरी गाती,
तिस्सी हूं की रट लगाती, जब टिटहरी गाती है तो वो तिस्सी हूं इस तरह की आवाज करती है। कुएं पर घिरनी का शोर, ब्रह्म जोहड़ पर बोलते मोर, तालों में टिटहरी गाती, तिस्सी हूं की रट लगाती। नील गाय या कभी हिरन यदा कदा मिल जाते हैं, याद तो अक्सर आते हैं। अब थोड़ा फलों के बारे में। कच्चे बेर झड़बेरी के, कच्चे बेर झड़बेरी के, पके पपीते पनसेरी से। तो मैं 50 साल पहले की बात कर रहा हूं, 5 शेरों में गिना जाता था। कच्चे बेर झड़बेरी के, पके पपीते पनसेरी से, हाफुस हो या लंगड़े आम, मुंह पानी लेते ही नाम। गर्मियों के वो फल अनेक अब भी मन ललचाते हैं, याद तो अक्सर आते हैं। और गर्मियों के फल और आम तो खास विशेष तौर पर हम यहाँ मिस करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा गर्मियों का और गांव के वातावरण का। ताल तलैया पोखर रीते, भेड़ बकरियां बड़ के नीचे, पीपल छाया लेटे पाली, जेठ में हल चलाते हाली, मारे गर्मी हाल बेहाल, थकी दोपहरी सुस्ताते हैं, याद तो अक्सर आते हैं। आंधी नहीं, और फिर गर्मियों के बाद आंधी नहीं, फिर आते बादल जमकर झड़ी लगाते, बादल बरखा लाए जान में जान, बह जाते मिट्टी के मकान। नाले में कूद नहाते बच्चे किलकी मार बुलाते हैं, याद तो अक्सर आते हैं। नाले में कूद नहाते बच्चे किलकी मार बुलाते हैं, याद तो अक्सर आते हैं। अब थोड़े व्यार त्योहार की बात कर लेते हैं। फागुन में रंगों का जोर, चित्र में पूजा गणगौर, सावन भादों तीज के झूले, विजयदशमी हम न भूले, दीपावली पर्व के मिष्ठान, दीपावली पर्व के मिष्ठान मन मीठा कर जाते हैं, याद तो अक्सर आते हैं। अब थोड़ा सा दर्शन की तरफ। 7 समंदर पार बसे हम, मेहनत करते कमर कसे, हम परदेशों में जगह बनाई, दुनिया नवेली एक बसाई, परदेशों में जगह बनाई, दुनिया नवेली एक बसाई। सपना एक संजोया हमने, क्या पाया क्या खोया हमने, इसे सोच खो जाते हैं, याद तो अक्सर आते हैं। क्या बात है। सालों और दशकों की दूरी, मृग अब भी ढूंढे कस्तूरी, सालों और दशकों की दूरी, मृग अब भी ढूंढे कस्तूरी। घर वो छूटा गांव भी छूटा, छूटा देश पर नेह न टूटा। पहर 8वें चादर खींच, पहर 8वें चादर खींच, सपने भोर सजाते हैं, याद तो अक्सर आते हैं। खुशियों के अवसादों के, मस्ती के उन्मादों के वो बिसरे पल अब भी इर्द गिर्द मंडराते हैं, याद तो अक्सर आते हैं। तो ये, अरे वाह, क्या बात है। याद तो अक्सर आते हैं। बहुत क्या सुंदर यात्रा आपने कराई है। कविता राय साहब, बहुत सुंदर कविता। जी।